अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सेलुलर रेस्पिरेशंस को थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा और इस टॉपिक से पहले डिफरेंस बिटवीन गैसेज एक्सचेंज और ब्रीदिंग मौजूद है हमारे सिलेबस के अंदर। थोड़ा इसको भी टच दे लेते हैं। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस in which carbon and hydrogen bonds in food are broken down by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स और इन कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के दरमियान में मौजूद जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है हकीकत में वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के प्रोसेस से टूटता है और उस बॉन्ड में जो केमिकल एनर्जी मौजूद होती है वो केमिकल एनर्जी एटीपी के अंदर तब्दील हो जाती है और इस तरह से सेलुलर रेस्पिरेशंस के नतीजे में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 36 एटीपी मिलते हैं और ये 36 एटीपी हमारी बॉडी के अंदर रहकर हमारी बॉडी के लिए या किसी भी जानदार की बॉडी के लिए उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बहरहाल हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशंस की डेफिनेशन याद रखनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है और ज़्यादातर इसमें आप पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द गैसेज एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग, और कभी कभी एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ से डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि गैसेज एक्सचेंज को डिफ़ाइन करें या डिफ़ाइन ब्रीदिंग। तो इसमें दोनों ही चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। गैसेज एक्सचेंज और ब्रीदिंग में डिफरेंस बयान करने के लिए हमने पहले पॉइंट के अंदर यहाँ इन दोनों चीज़ों की मतलब गैसेज एक्सचेंज की और ब्रीदिंग की हमने डेफिनेशन दे दी। अब अगर गैसेज एक्सचेंज को डिफ़ाइन करें तो इसका पता चलता है हमें दैट gases exchange is taking in oxygen and giving out of carbon dioxide is termed as gases exchange। gases exchange सिंपली है कि ऑक्सीजन का टेक इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का गिव आउट करना, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर ले जाना और बॉडी में ऑक्सीजन का सेल लेवल तक लेके जाना और सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसको सेल में से बाहर निकालना, यहाँ तक कि हमारी बॉडी से भी उस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना, ये पूरी तरह से प्रोसेस कहलाता है गैसेज एक्सचेंज। इसके नतीजे में अगर हम ब्रीदिंग को देखें तो ब्रीदिंग है द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट। ब्रीदिंग का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स ब्रीद नहीं करते। इसमें एनिमल क्या करते हैं, एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन। हवा चूंकि मजमुआ है बहुत सारी गैसेस का, हवा को एनिमल अपनी बॉडी में ले जाते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि लंग्स में ले जाते हैं, फिर लंग्स से ब्लड आता है, उस एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाता है बॉडी के अंदर। उसके बाद जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को एनिमल्स लंग्स तक ले आते हैं थ्रू ब्लड और फिर लंग से उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाकी सारी हवाओं के साथ गैसेस के साथ अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग जो है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोसेस, द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा फर्क गैसेज एक्सचेंज जो है इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। गैसेज एक्सचेंज में मैकेनिकल प्रोसेस भी है, मतलब गैसेज एक्सचेंज
मजमूआ है ब्रीदिंग का और सेलुलर रेस्पिरेशंस का, तभी लिखा हुआ है इन्वॉल्व द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेसेस। इसके मुकाबले में ब्रीथिंग इज ओनली मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके बाद हमारे पास अब हम सही तरीके से गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को देखते हैं, जहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है बुक के अंदर। अब यहाँ बड़ी हैरान कुन बात है, प्लांट हैव नो ऑर्गन और सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट। प्लांट के पास कोई ना ऑर्गन है ना कुछ सिस्टम है गैसेस के एक्सचेंज का कि वो एनवायरनमेंट के साथ अपनी गैसेस को एक्सचेंज कर सकें। तो फिर कैसे करते हैं प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज? इसका जवाब है एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ऑन। हर सेल, प्लांट का हर सेल गैसेस को एक्सचेंज करता है अपने जोरे बाजू पर। अब वो बहुत सारे तरीकेकार हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक डायग्राम यहाँ पर दी है, ठीक है ना जी। गैस एक्सचेंज इन प्लांट थ्रू स्टोमेटा, थ्रू क्यूटिकल, थ्रू लेंटिसल्स, थ्रू डिफ्यूजन्स। तो स्टोमेटा के जरिए से प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के लीव्स में और प्लांट्स की यंग स्टेम्स के अंदर। इसी तरह से क्यूटिकल के जरिए से होता है प्लांट्स के लीव्स के अंदर और प्लांट्स की यंग स्टेम्स के अंदर। लेंटिसल्स के जरिए से गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट की वुडी स्टेप में और मैच्योर रूट्स के अंदर। और डिफ्यूजन के जरिए से होता है यंग रूट्स के अंदर और एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं स्टोमेटा को, गैसेस एक्सचेंज बाय स्टोमेटा। अब अगर एग्जाम में नंबर लेने हैं तो जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम कह रहे हैं गैसेस एक्सचेंज बाय स्टोमेटा, तो हमें सबसे पहले स्टोमेटा की डेफिनेशन देनी चाहिए। तो स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन अकर। ये डेफिनेशन हमें तब समझ में आएगी और गैसेस एक्सचेंज बाय स्टोमेटा भी तब समझ में आएगा जब हम ये साइड पे दी हुई डायग्राम है इसको समझें। आप ये डायग्राम हमारे पास एक पत्ते का क्रॉस सेक्शन है, एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है। अब अगर हम लीफ में देखें तो लीफ में सबसे ऊपर वाली जो तह होती है वो एपिडर्मल सेल, ये पहला एपिडर्मल सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, इस डायग्राम में जो हमें नजर आ रहा है, ये एपिडर्मल सेल्स मिलकर एपिडर्मिस की लेयर बना रहे हैं। अब चूंकि ये एपिडर्मिस की लेयर पत्ते की ऊपर वाली साइड पर है, इस वजह से इस एपिडर्मिस लेयर को हम अपर एपिडर्मिस का नाम दे रहे हैं। इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर चढ़ी हुई है क्यूटिकल की, ये हमारे पास क्यूटिकल है। इस अपर एपिडर्मिस से नीचे की तरफ, लोअर एपिडर्मिस से ऊपर की तरफ, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के दरमियान में ये हमें सारे ग्रीन कलर के कुछ लीव्स नजर आ रहे हैं। इन ग्रीन कलर के लीव को कहा जाता है मीजोफिल्स। इन मीजोफिल्स में ये आप नुक्ता देखें, इस नुक्ते को देखें, इस नुक्ते को देखें, इस नुक्ते को देखें, ये नुक्ते नहीं है बल्कि इन मीजोफिल सेल में पाए जाने वाले ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इन तमाम मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। अब क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, तो इसका मतलब है इन तमाम मीजोफिल सेल्स का फंक्शन भी है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। अब ऊपर देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं। ये सेल हमारे पास कहलाते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं पैलिसैड सेल्स। ये बिल्कुल करीब करीब होते हैं, इनके दरमियान में गैप नहीं होता। देखें जी, ये बिल्कुल करीब करीब है, इनके दरमियान में अगर गैप है भी तो बहुत कम है। ये नीचे वाले जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स, ये बेतरतीबे पड़े हुए हैं और इनके दरमियान में गैप भी है। इसकी वजह से इनकी जो अपीयरेंस आती है वो स्पॉन्जी आ जाती है, इस वजह से इनका नाम भी है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। इन स्पॉन्जी मेसोफिल्स के दरमियान में कहीं छोटे एयर स्पेसेस हैं तो कहीं बड़े बड़े एयर स्पेसेस मौजूद हैं। ये देखिए जी, ये बड़ा सा एयर स्पेस यहाँ पर मौजूद है। अब इन मेसोफिल सेल्स के बिल्कुल नीचे और लीफ के बिल्कुल नीचे
यहाँ ये एपिडर्मल सेल नजर आ रहा है आपको, ये नेक्स्ट एपिडर्मल सेल नजर आ रहा है। इस एक एपिडर्मल सेल और ये दूसरा एपिडर्मल सेल, हम इधर भी चलते जाएं तो इधर एपिडर्मल सेल्स की लाइन लगी होगी, और इधर भी चलते जाएं तो इधर भी एपिडर्मल सेल्स की लाइन लगी होगी। तो ये सारे एपिडर्मल सेल मिलकर लोअर एपिडर्मिस बना रहे हैं। एक ऊपर एपिडर्मिस जिसको हमने अपर एपिडर्मिस का नाम दिया, एक नीचे एपिडर्मिस जिसको हम लोअर एपिडर्मिस का नाम दे रहे हैं। अब लोअर एपिडर्मिस की खासियत ये है, हम अपने टॉपिक की तरफ अब आ रहे हैं। ये खासियत ये है कि यहाँ पर ये एक गार्ड सेल मौजूद है, यहाँ दूसरा गार्ड सेल मौजूद है। इन दो गार्ड सेल्स के दरमियान में ये एक स्पेस नजर आ रहा है। इसी स्पेस को हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, जिसके जरिए से गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स होती है। ये वही स्टोमेटा है। अब जरा देखें, बात को समझें कैसे होती है। अब प्लांट डायरेक्ट इन्वायरमेंट से एयर को गेन करता है। ये एयर इसी स्टोमेटा के जरिए से पत्ते के अंदर दाखिल होती है, लीफ में मौजूद एयर स्पेस पे थोड़ी देर के लिए ठहरती है, फिर हर एक सेल में डायरेक्ट चली जाती है और सेल डिफ्यूजन के जरिए से ऑक्सीजन पिक कर लेता है। रेस्पिरेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, इसी एयर स्पेस में इकट्ठी होती है, फिर इसी स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड बाकी हवा के साथ इन्वायरमेंट में वापस आ जाती है। इस तरह से गैस एक्सचेंज बाय स्टोमेटा हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अब जो लीफ सेल हैं, फेज 2 सिचुएशन, मतलब मेसोफिल सेल्स दो तरह की सिचुएशन को फील करते हैं, फेस करते हैं। एक सिचुएशन उनके लिए होती है डे टाइम में, और दूसरी सिचुएशन उनके लिए होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब लीफ कैरी आउट बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। अब अगर हम देखें कि फोटोसिंथेसिस में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पैदा होता है, जिसमें से सम ऑफ विच यूटिलाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें से कुछ ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। While surplus amount of the oxygen release out into the environment through stomata, और जो फालतू या सरप्लस ऑक्सीजन पैदा होती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में सेल के अंदर, वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है थ्रू स्टोमेटा के। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि दिन के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साइड बाय साइड लीफ के अंदर हो रही हैं। हमने इस पॉइंट में देख लिया कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो थोड़ी बहुत मिकदार तो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हुई, लेकिन जो ज्यादा मिकदार थी वो इन्वायरमेंट के अंदर खारिज हो गई। अब सेलुलर रेस्पिरेशन भी तो हो रहा है ना साथ साथ, तो सेलुलर रेस्पिरेशन नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में पैदा होती है, दैट इज यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। वो कंप्लीटली तौर पर फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है अपना सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, वो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। अब इन दो जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट में से हमें क्या नजर आया, हमें ये पता चला कि रिजल्ट इसका ये निकला कि ऑक्सीजन पैदा हो रही है और ये ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज भी हो रही है। दिन के वक्त ये हो रहा है जी। अब ड्यूरिंग नाइट क्या हो रहा है जी? ड्यूरिंग नाइट क्या होता है? ड्यूरिंग नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, डू नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, लेकिन इसके मुकाबले में रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब रेस्पिरेशन तो हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, लिहाजा फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, नो फोटोसिंथेसिस तो नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी पैदा नहीं हो रही। अब ये ऑक्सीजन पैदा तो नहीं हो रही, लेकिन रात के वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो हो रहा है। इस ऑक्सीजन की जरूरत तो होगी जो कि पौधे में पैदा नहीं हो रही, तो ये ऑक्सीजन कहां से आएगी? ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आएगी।
लेकिन जो रेस्पिरेशन हो रही है उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन डज नॉट यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस सो इट बिकम सरप्लस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के नतीजे में रात के वक्त पौधे के अंदर पैदा हो रही है वो टोटली तौर पर सरप्लस होगी, लिहाजा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट वो स्टोमेटा के जरिए से एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास जरिया है गैसेज एक्सचेंज बाय क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल इज अ प्रोटेक्टिव फिल्म। प्रोटेक्टिव फिल्म प्रेजेंट ओवर द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। हमने पहले देखा कि लीफ की जो अपर एपिडर्मिस की सरफेस है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर चढ़ी हुई है। तो ये क्यूटिकल की लेयर प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर इस्तेमाल करती है और ये मौजूद होती है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के ऊपर, लोअर एपिडर्मिस पर भी मौजूद होती है, अपर एपिडर्मिस पर मौजूद होती है। हम यूं कह सकते हैं, बल्कि यूं, हाँ बिल्कुल यूं होता है, बल्कि कह नहीं सकते, बल्कि ऐसा होता है कि जो क्यूटिकल की लेयर होते हैं उसने पत्ते को हर तरफ से घेरा होता है। इसी तरह से यंग स्टेम्स को भी क्यूटिकल की लेयर ने हर तरफ से घेरा होता है। तो होता क्या है जी, इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स सम गैसेस एक्सचेंज आल्सो थ्रू द क्यूटिकल। कुछ एक्सचेंज होता है गैसेस का क्यूटिकल के जरिए से भी, लेकिन जितना स्टोमेटा के जरिए से होता है उतना क्यूटिकल के जरिए से नहीं होता। क्यूटिकल के जरिए से बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में होता है, माइनर अमाउंट में होता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास जरिया है गैस एक्सचेंज का इन प्लांट्स, वो है लेंटिसल्स। आप ये डायग्राम देखें जी, ये डायग्राम हमारे पास एक मैच्योर स्टेम की है। मैच्योर स्टेम और जो यंग स्टेम्स होती है इसमें फर्क होता है कि यंग स्टेम्स के ऊपर फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद होते हैं, ग्रीन कलर की होती है यंग स्टेम्स, और लीफ दोनों फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। यंग स्टेम्स के ऊपर क्यूटिकल की तह चढ़ी होती है। इसके मुकाबले में जो मैच्योर स्टेम है इसके एपिडर्मल सेल जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लिहाजा ये ग्रीन कलर की नहीं होती। मैच्योर स्टेम्स के ऊपर एक बार्क की तह चढ़ी होती है, छिलके की तह चढ़ी होती है जो जिसका कलर ब्राउन होता है, और वो बार्क की तह जगह जगह से फटी हुई होती है। ये देखें डायग्राम में देखें, ये ब्राउन कलर नजर आ रहा है, ये बार्क है, और ये बार्क जगह जगह से जहाँ जहाँ पर आपको वाइट से पैचेस नजर आ रहे हैं ये यहाँ से टूटी फूटी हुई है, और ये जो टूटे फूटा हिस्सा है इसका ये एक बड़े पोर्स की सूरत में हमें नजर आते हैं, और इन्हीं पोर्स का हम नाम देते हैं लेंटिसल्स का। ये जो बार्क की लेयर है ये है इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। यहां से बार्क से ना तो गैसेस पास कर सकती हैं ना ही पानी पास कर सकता है, लिहाजा इस बार्क की तह में pores in the layer of bark present, these pores are called the lenticel। ये pores जो होते हैं lenticels कहलाते हैं। and this lenticel allow air to pass through them। इस lenticel के जरिए से गैसेस का एक्सचेंज होता है। चौथा हमारे पास तरीकाकार है by diffusion। gases diffuse in and out of the general surface of the young roots। young roots देखिए पहले बात हो रही थी स्टेम्स की, थोड़ा सा समझ ले। अब हम बात करें रूट्स की, और उन रूट्स में भी कौन सी रूट्स की बात कर रहे हैं? यंग रूट्स की बात कर रहे हैं। यंग रूट्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं जमीन के अंदर, ठीक है जी, और जमीन के अंदर जो सॉइल के साथ गैस के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, सॉइल के साथ पानी के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व कंडीशन में ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो वो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, और पानी अटैच होता है सॉइल पार्टिकल के साथ, और सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में होती है यंग रूट्स। तो वहाँ से डिफ्यूजन के ज़रिए से जो यंग रूट्स होती हैं
वो ऑक्सीजन को टेक इन करती हैं और उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है उसे भी डिफ्यूजन के जरिए से वापस सॉइल के अंदर भेज देती है। सेम तरीका कार एक्वाटिक प्लांट के अंदर होता है। एक्वाटिक प्लांट का आधे से ज्यादा हिस्सा या कभी कभी पूरा हिस्सा भी वो पानी के अंदर मौजूद होता है। पानी के अंदर गैसेस डिसॉल्व कंडीशन में पाया जाती है। उनमें से वाज़ेह तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मौजूद होती है, ऑक्सीजन उसके बाद उसका नंबर होता है वो मौजूद होती है। तो पौधे ऑक्सीजन को पानी से हासिल करते हैं डिफ्यूजन के ज़रिए से और डिफ्यूजन के ज़रिए से ही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पानी में शामिल कर देते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया जी।